मध्य पूर्व में तनाव लगातार तेज होता जा रहा है। 2026 की शुरुआत से हुआ ये तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का डर सता रहा है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी सैन्य भिड़ंत ने न केवल तेल की कीमतों में आग लगाई बल्कि मुस्लिम देश के लिए अस्तित्व का संकट भी खड़ा कर दिया। इसी तनाव के बीच पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे प्रमुख मुस्लिम राष्ट्र ईरान को बातचीत की मेज पर लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश अब सफल होती हुई नजर आ रही है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब इस दूसरे दौर की वार्ता में शामिल जरूर होगा। इस्लामाबाद में जल्द ही दूसरे दौर की वार्ता होगी। तेहरान की ओर से आए हालिया बयानों ने मध्यस्थता की कोशिशों को भी करारा झटका दिया। ईरान ने शुरुआत में कहा कि वो धमकियों के बीच कोई भी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन अब ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होगा और उसका डेलीगेशन इस्लामाबाद जरूर जाएगा। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई। ईरान ने अंतिम समय में दौरे को टाल दिया। इसके बाद एक बार फिर से बयान जारी कर कहा कि वो बातचीत के लिए शामिल जरूर होगा क्योंकि उसे क्षेत्र में शांति चाहिए। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश ईरान को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। उसके पीछे केवल धार्मिक एकजुटता नहीं बल्कि ठोस आर्थिक और सुरक्षा कारण भी हैं। इन देशों को बखूबी मालूम है कि अगर ईरान में पूर्ण युद्ध छिड़ता है तो इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी कीमत पड़ोसी मुस्लिम देशों को ही चुकानी पड़ेगी। मिस्र पहले से ही सुएज नहर में होने वाली कमाई में गिरावट और बिजली संकट से जूझ रहा है। तुर्की के लिए तेल और गैस की कीमतों में उछाल उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। जंग तेज होती है तो पाकिस्तान और तुर्की को डर है कि युद्ध की स्थिति में लाखों ईरानी नागरिक सीमा पार कर सकते हैं, जिससे उनकी आंतरिक सुरक्षा और संसाधन चरमरा जाएंगे। वहीं युद्ध भड़कने पर खाड़ी देशों और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी संप्रभुता बचाना है। अगर युद्ध फैला तो इन देशों के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल युद्ध के मैदान के रूप में भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने पहले इस दौरे को इसलिए टाला क्योंकि उसे मध्यस्थ देशों की क्षमता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। तेहरान को लगता है कि पाकिस्तान या तुर्की के पास कोई ठोस गारंटी नहीं है जो उसे अमेरिका या इजराइल के हमलों से बचा सके। ईरान इस समय बार्गेनिंग पावर बनाने की कोशिश कर रहा है जहां वो खुद को एक अजेय शक्ति के रूप में पेश कर सके। इसी वजह से उसने पहले मना किया और अब जो है युद्ध विराम वार्ता के दूसरे चरण के लिए मान गया है। देखना ये होगा कि इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से हटकर बातचीत के जरिए संघर्ष सुलझाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे राउंड की वार्ता में अगर बात बनती है तो वह शांति के लिए ईरानी नेताओं के साथ आमने सामने बात करने को भी तैयार हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने वाले हैं, लेकिन इस वार्ता पर अभी तक ईरान की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक रविवार को ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ता में हिस्सा लेने के लिए तीनों नेता पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां से जा रही हैं, वे रात में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने पहले जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने को लेकर इनकार किया था, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने वेंस के शांति वार्ता में शामिल होने की पुष्टि की थी। अमेरिका भले ही बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का दावा कर रहा हो, लेकिन ईरान को इस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान सरकार इस दौर की वार्ता में शामिल न होने की योजना बना रही है। इसके पीछे की वजह के तौर पर एजेंसी ने बताया कि तेहरान सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका द्वारा रखी जा रही अवास्तविक मांगे भी हैं। इसके अलावा ट्रंप पहले ही सीज़फायर के नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोधाभासी बयान दे चुके हैं और उन्होंने हुर्मुज के बाहर समुद्री नाकेबंदी हटाने से भी इनकार कर दिया। ईरान भले ही अब वार्ता से दूर हो रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को सुलझाने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। रविवार को ट्रंप ने ईरान द्वारा बातचीत शुरू होने के पहले विफल होने के दावे को भी खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा, हमें बातचीत करनी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई खेल खेल रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ईरानी नेताओं से सीधे मिलने की संभावना भी खुली रखी है। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वे मिलना चाहते हैं तो हम मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य और मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। यह पूरी तरह साफ है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज़फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। ऐसे में यह वार्ता ठीक डेडलाइन खत्म होने से पहले हो रही है। ट्रंप भले ही इस बातचीत को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन इसके बाद भी इसके पूरे न होने की आशंका बनी हुई है। इस बातचीत के विफल होने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अभी वे इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आप देखना होगा
कि वार्ता किस मोड़ पर जाती है। ये वार्ता सही साबित होती है या फिर ये वार्ता फेल साबित होती है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ईरान अमेरिका इसराइल जंग में अमेरिका और इसराइल का भारी नुकसान हुआ। जहां अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डे गंवाने पड़े, वहीं उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अरब देश अब उसका विकल्प तलाश रहे हैं। इसी तरह इसराइल के कई शहरों, ऑयल रिफाइनरियों और अहम पोर्ट पर भी ईरान की मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई। लेकिन इस जंग से एक ताकतवर देश को असली फायदा मिला है, जबकि सीधे तौर पर इस जंग में उसने भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बिना लड़े ही मिडिल ईस्ट में उसकी धमक बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। देखा जाए तो ईरान अमेरिका इसराइल जंग चीन के लिए कई प्रयोगों का अवसर रहा। इस जंग में अमेरिका ने कई ऐसे हथियार और तकनीक इस्तेमाल किए जिन्हें ईरान ने चीन की मदद से नाकाम कर दिया। चीन ने इस जंग से ये समझने की कोशिश की कि अमेरिका कैसे लड़ता है, उसकी हदें क्या है, कहाँ कमजोर पड़ता है, कैसे सस्ते ड्रोन उसके महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तो और अमेरिकी जंगी बेड़े भी छोटे हथियार का शिकार बनाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कभी ताइवान के लिए युद्ध हुआ, जो चीन का लक्ष्य है, तो वो अमेरिका से कैसे निपटेगा, इसका उसे बड़ा तजुर्बा हो गया है। अमेरिका एआई का इस्तेमाल कैसे करता है और कैसे सस्ते ड्रोन महंगे डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया भर के देश अब नए विकल्प तलाशेंगे और चीन इसमें माहिर माना जाता है। सोलर, विंड, बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई चेन में चीन का बड़ा हिस्सा है। इतना ही नहीं, उसके पास अपने तेल जखीरे भी हैं। यही वजह रही कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान चीन में उतना हाहाकार नहीं मचा, बल्कि वो शांति से चीजों को देखता रहा। आरोप लगता है कि पर्दे के पीछे से ईरान की उसने मदद की, ईरान के लिए यूएन में वीटो का इस्तेमाल किया और तो और दुनिया में यूएस की ये छवि बनाने की कोशिश की कि अमेरिका एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। इससे कई देशों को लगा कि चीन ज्यादा भरोसेमंद है और एक स्थिर ताकत है। वहीं अमेरिका के सहयोगी देशों को भी ये महसूस होने लगा कि संकट के समय अमेरिका साथ नहीं दे सकता, खासतौर से अरब देशों को। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में अरब देशों में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, एक खास किस्म का खनिज जिसे रेयर अर्थ मटेरियल कहते हैं, वो चीन ही ज्यादातर देशों को सप्लाई करता है। चीन ही उसकी माइनिंग और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ऐसे में अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में जितने भी हथियार चलाए, वो सब चीन से जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल की मदद से बने थे। इसका दूसरा पक्ष ये है कि चीन पर अमेरिका की निर्भरता तो और ज्यादा बढ़ गई है।